हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण एक अलग अध्याय है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने, ताकि महिलाओं को आगे आने का मौका मिल सके। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार की कवरेज के दौरान हमने जो स्थिति देखी है वो ये है कि महिला आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। पंचायत चुनाव के जो एक्सपर्ट हैं, मठाधीश हैं, खिलाड़ी हैं, वे महिलाओं के आरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं। महिला आरक्षित अधिकांश सीटों पर या तो पुराने जमे जमाए नेताओं की घरों की महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं या उनकी नौकर नौकरानियां चुनाव लड़ रही हैं। कई सीटें ऐसे निकल करके आई हैं जहां मठाधीशों की नौकर नौकरानियां चुनाव लड़ रही हैं और जो नेताजी हैं वो खुद अपना फोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आज की चर्चा का यही विषय रहेगा कि आखिर महिला आरक्षण कब रुकेगा और चुनाव आयोग की जो मंशा है महिलाओं को आरक्षण देने की वो कब पूरी होगी। इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में भाग लेंगे महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुपमा शर्मा जी, इसके अलावा श्रीमती प्रीति तिवारी जुड़ी हैं, कवि हैं, समाजसेवी हैं और कई संगठनों से जुड़ी हैं, समाजसेवी संगठनों से। इसके अलावा मीनू अग्नोत्री जुड़ी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। विकास पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो ये बड़ा पैनल जुड़ा है और शुरुआत कर रहे हैं विकास पांडे से। विकास पांडे, जो भूमिका हमने बताई है उसी को आगे चले कि प्रथम महिला एक महानुभाव की नौकरानी है और वो नीचे बैठती हैं और महानुभाव ऊपर कुर्सी पर बैठते हैं। जहां ये संस्कृति परिलक्षित होती हो, जहां ऐसी संस्कृति को आगे ले जाया जाता हो, वहां महिलाओं का आगे बढ़ना कितना दुष्कर है और कितना मुश्किल है। वैसे भी राजनीति महिलाओं के लिए कुछ बहुत अच्छे अनुभव नहीं रहते हैं राजनीति में, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मुझे लगता है कि यहाँ नारी शक्ति हमारे इस डिबेट में बैठी हुई है। इस डिबेट में नारी शक्ति हमारे पास हमारे साथ बैठी हुई है। ये हमारा सौभाग्य है, आज हम सब इस नारी शक्ति के सम्मुख बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। जैसा कि ये सब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समर्थन करेंगे हम सभी कि इस माहौल में, राजनीति के इस माहौल में इनके लिए कितना दुष्कर है अपने आप को ले जाना। लेकिन उसके बाद भी महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। हम सब देख रहे हैं, पिछले अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं और अनुपमा शर्मा जी हैं, बड़े राजनीतिक दल में है। उसके बाद हमारे यहाँ भी जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चाहे बबीता जी हो, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हो, कई महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीति में आगे आ रही हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे राजनीति में महिलाओं का खालीपन अवश्य दूर होगा और महिलाएं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, ऐसा परम विश्वास है। लेकिन राजनीति में सीधी मात्र है जी भाई, विकास ने सही कहा है कि नैरेटिव देख दिक्कत भारतीय संस्कृति में हमारे ये है कि जैसे जैसे हम समय आगे बढ़ता गया और हमारी संस्कृति और ज्यादा शिक्षित होती गई और ज्यादा आगे बढ़ती गई, तो हम लोगों ने कहीं अपनी जो हमारी पुरानी महिलाएं गायत्री, गार्गी और दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन मेरी अब क्या फोटो गायब हो गई है क्या? नहीं आ रही, नहीं आ रही है, आ रही है। और आ रही है। इन सब को लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया। तो बात ये आ रही है यहाँ पे कि पुरुष समाज इस कदर हावी हो गया है, और जैसे कि मेरे छोटे भाई विकास ने बोला है कि ना सिर्फ राजनीति महिलाओं के लिए वास्तव में तो बाहर निकलना ही दुश्वार है,
और कुछ माहौल बीच में हमारे देश में ऐसा बन गया था कि महिलाओं के लिए तो जीवन ही दुश्वार था। ये वो समय था, ये वो दौर था पैदा होते ही खाट के पलंग के पाए के नीचे दबा के तुरंत मार दिया जाता था। ये ठीक है कि राजीव गांधी जी ने ये कदम उठाया था और उन्होंने पंचायत राज चुनाव में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी, लेकिन पुरुष मानसिकता का जो एक दबाव का, एक महिलाओं को दबा के चलने की जो मानसिकता है, उससे पुरुष समाज फिर भी उभर नहीं पाया। और महिलाएं क्योंकि गांव में उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और अचानक आरक्षण लागू हो जाने के कारण जो मठाधीश थे, जैसा कि शेखर भाई ने भी कहा है, वो अपनी सत्ता को छोड़ के राजी नहीं थे। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि फर्रुखाबाद की ही एक, वैसे तो वो शिक्षिका हैं, लेकिन क्योंकि वो लेखक भी हैं और साहित्यकार हैं, समाज से भी तो अभी इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो नौकरी में है सरकारी, उन्होंने अपनी अभी एक किताब जारी की थी, उसमें उनकी 2 ऐसी कहानियां हैं जो की वास्तविकता के आधार पर उन्होंने लिखी हैं। एक तो है महिला सीट, जो कि प्रधानी की सीट है, जिसमें उन्होंने अपनी बहू को इस कदर मारपीट के वहां पे पहुंचाया था कि किसी तरह से बूथ कर्मचारी ने जब उसका घूंघट उलट के देखा तो उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था, उसकी पीठ पे मार के चुनाव थे, निशान थे कि तुमको प्रधानी लड़नी है क्योंकि वो हमारे घर में है और हम उसे जाने नहीं दे सकते। और उनकी कहानी है जिसमें घिसटता लोकतंत्र है। उस घिसटते लोकतंत्र में उन्होंने इस तथ्य को, और ये भी फैक्ट है, फर्रुखाबाद का ही है, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता है कि एक मृत प्राय बूढ़ी महिला चारपाई पे बैठ के जब नॉमिनेशन के लिए पहुंचती है और उससे जब चुनाव अधिकारी ये सवाल करते हैं कि अम्मा आप क्यों, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहू जो शिक्षा मित्र है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती और अचानक जो हमारी महिला सीट हो गई तो हम का प्रधानी अपने घर से जान दे, हम का अपने लड़कन बच्चन की बेइज्जती कराएं। तो मृत प्राय महिला जो है वो ऐसी स्थिति में लड़ने पहुंची। तो ये तो है वास्तविक लोकतंत्र की पंचायत चुनाव में स्थिति। अब इसमें अगर मैं सुधार की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि राजीव गांधी जी, तो उनका जो हश्र हुआ वो पूरा देश ही जानता है, तो कुछ भी सुधार उसमें हो नहीं पाया। लेकिन किसी भी सरकारों से, आगे आने वाली से या वर्तमान सरकार से मैं ये अपेक्षा करूंगी कि वो इसमें पढ़ाई को जरूर करें कि 12वीं पास हो महिला, कम से कम 12वीं पास, क्योंकि ये वही महिलाएं हैं जो अगर नौकरी करने जाती हैं, अगर गांव की महिला भी शिक्षा मित्र बन जाती है, अगर गांव की महिला कहीं स्कूल में पढ़ाने लगती है, तब तो ऐसी बात आती नहीं है कि उसकी जगह उसका पति या उसका पिता या उसका भाई जाके नौकरी करे। तो जब वो उसकी जगह नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो अगर पंचायत चुनाव, पंचायत जिला अध्यक्ष, पंचायत चुनाव में अध्यक्षी, प्रधानी या जो भी पद होते हैं उन पे अगर महिला आरक्षण हो गया है और महिला अगर लड़ रही है, तो उसका पति, उसका बेटा, उसका भाई, उसका पिता, उसका ससुर, उसका देवर वहां उसकी जगह क्यों जाके बैठेगा। ये बात महिलाओं को सुनिश्चित करनी चाहिए। और इस बात में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर मैं फर्रुखाबाद में जो अभी तक की महिला नेत्रियां हुई हैं, जिन्हें मैंने बचपन से जाना है, जिनमें उर्मिला राजपूत जी हैं, दमयंती सिंह जी हैं, मिथिलेश अग्रवाल हैं और नीलम दुबे जी हैं, इन 4 की अगर मैं बात करूं तो इनसे तो बातचीत करके इनके व्यक्तित्व में महिला इंडिपेंडेंसी कहीं दिखती है। इनके अपने विचार हैं, ये कहीं ना कहीं अपने विचार आपको बताने में पीछे नहीं हटती हैं, अपने पड़ोस में खड़े भाई, पिता, चाचा, ताऊ, बेटे का मुंह नहीं देखती हैं। लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं, जिनमें मैं वर्तमान अपनी जिलाध्यक्ष की, महिला नगर पालिका अध्यक्ष की भी बात करूंगी, उनके व्यवहार में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तो उनके समेत जब नगर पालिका की जिला अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष जो कि एक पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवार की महिला है, वो अपने किसी भी दबाव में जब वो अपने विचार नहीं रख पा रही हैं, तो ये बहुत अजीब सी स्थिति है। और कहीं ना कहीं हम महिलाओं को स्वतः जागरूक होके इस स्थिति से आगे आना पड़ेगा, अन्यथा पुरुष समाज को तो आदत है महिलाओं को दबा के चलने की। और अगर मैं बात करूं तो भाजपा की वर्तमान महिला नेत्री, लेकिन पता नहीं, शायद मैं विकास से चाहूंगी कि अगली बार हमारा महिलाओं की कोई डिबेट हो
तो वो भी हमारी इस महिला डिबेट में बराबर से हिस्सेदारी करें, जिससे कि हम जान पाए कि वो कितनी इंडिपेंडेंट विचारधारा रखती हैं या केवल पुरुषों के दबाव में ही आपकी पार्टी ने टिकट दी है मोनी सिंह को, आशा देवी को, रजनी यादव को, नीतू देवी और सुमन देवी को। ये जो पहली सूची आई थी उसमें नाम है। अब भाषण तो आपने बहुत अच्छा दिया। अब आप बताइए कि आप महिला, अगले चक्र में बताइए, आप तब तक अपने विचार संचित करिए कि आपने इतना अच्छा भाषण दिया है, तो इन महिलाओं को टिकट देने में आपने कहाँ कितना योगदान किया? आपका दायित्व था कि आप महिला उम्मीदवारों का चयन करती, उन्हें उपलब्ध कराती। प्रीति तिवारी जी, बात को आगे बढ़ाइए। प्रीति जी। जी, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। बोलो, आवाज आ रही है। पीछे हट के बोलो, पीछे हट के। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। दोबारा प्रश्न करिए आप। बात जो है, जो हम लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात अनुपमा शर्मा कह रही थी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं अनुपमा जी, लेकिन जी जो भाषण दिया और हमने नाम गिनाए भी उम्मीदवारों के, तो जी सही मायने में, और हमने हमारी आज की डिबेट का मकसद यही है कि जो लोग महिला आरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उन्हें हम हतोत्साहित करें। और ऐसे लोगों की मंशा पूरी नहीं होनी चाहिए जो महिला आरक्षण के नाम पर अपनी नौकर नौकरानियां चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने इस तरह के कहीं से आयोजित महिलाओं को मैदान में उतार रहे हैं, और जो अधिकार वास्तविक महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है उनकी वजह से। जी, महिला आरक्षण के नाम पर पूरी तरह मूर्ख बनाया जा रहा है भाई साहब, पूरी तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। या यूं कहें कि महिला आरक्षण की जो दुर्गति भारतीय समाज में हो रही है, वैसी अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ की नारियां खुद को अबला कहलाते हुए गर्व महसूस करती हैं, वहां पर आरक्षण का ऑक्सीजन कब तक काम करेगा? जो आज ऑक्सीजन काम कर रहा है, वो आरक्षण महिलाओं में कब तक काम करेगा? दिनों दिन का कितने दिनों तक उपयोग किया जा सकेगा? ऐसे में शिक्षा और शिक्षित नारी ही अपना दुरुपयोग रोक सकती है भाई साहब। यूं तो महिलाएं राजनीति से दूर रखने के बहुत षड्यंत्र रचाए जाते हैं, लेकिन जहां तक आरक्षण में महिलाओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, वहां पुरुष समाज महिलाओं के कंधों पर रख के बंदूक चलाने की पूरी पूरी कोशिश करता है और उसकी मजबूरी पड़ती है। पुरुष वर्ग खासतौर से राजनीतिक कभी भी चुप नहीं बैठते हैं। अपने घर की महिलाओं को अगर अयोग्य पाते हैं वो, तो वे अपनी घर की जो काम करता महिलाएं हैं या उनके जो पुरुष हैं, उनकी महिलाओं को उनके कंधों पर बंदूक रख के चलाते हैं। निशाना उन्हीं का होता है, लेकिन पैसे के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं वो लोग। वो महिलाएं, जब महिलाएं ही अपने लिए नहीं जागेंगी तो फिर कैसे काम चल पाएगा आगे? हाँ मीनू जी बोलिए। बोलिए तक जी। हाँ मीनू दीदी बोलिए। हाँ जी नमस्कार मीनू जी। दीदी बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारा देश इस आपदा से निकले। और आज बहुत ही प्रभावशाली एक टॉपिक जो हमारे यहाँ विचार में लाया गया है, रियली भारतीय संविधान में ये एक मजाक है कि हमने महिला आरक्षण की बात तो की है, और क्या हम वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने में सक्षम हैं? क्या हमने अपने समाज से ऐसी महिलाएं निकालने की कोशिश की जो वास्तव में आपका जो है प्रतिनिधित्व कर पाए? कहीं ना कहीं हमने ये गलती की है, हमारे समाज ने ये गलती की है। बहुत पहले से हमारे यहाँ देखिए, आप दुर्गा जी को देखिए, आप हमारी महालक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, 1857 में वो अकेली महिला समस्त अंग्रेजों से अकेली भिड़ जाती है और वो जीतती है। महिलाओं का लोहा माना जाता है और भारतीय महिलाओं का तो साहस ही अदम्य है। एक इतिहास अपने आप में रचती है महिलाएं। तो राजनीति में आने से महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। लोग कितनी भी रोकने की कोशिश करें, उनको रुकना नहीं चाहिए। ये स्वयं में पहले आत्मचेतना महिलाओं को जागृत करनी होगी। संविधान हमें सिर्फ
और सरकार हमें सिर्फ एक कागज का दे रही है, आप 33% आपका रिजर्वेशन हो गया, 50% आपका रिजर्वेशन हो गया। नहीं, ये कि इसको हमें और बढ़ाना है, क्योंकि हम 50% हर घर में एक पुरुष है तो एक महिला है, तो 50% हम जातिगत बात नहीं करेंगे, हम राजनीति वाली बात नहीं करेंगे, हम केवल 2 ही जातियां जो भगवान ने बनाई है, स्त्री और पुरुष, हम स्त्री की और पुरुष की ही बात करेंगे, और हमें 50% रिजर्वेशन चाहिए। और जब हम 50% के रिजर्वेशन के अधिकारी तभी बनेंगे जब हमारी जो 50% जनता है महिला, वो खुद आत्म चेतना को जागृत करेगी और अपनी शक्ति को पहचानेगी, तो निश्चित तौर पर कोई उसको नहीं रोक सकता। हम किसी पे दोषारोपण नहीं करेंगे कि हमको रोका गया, नहीं, हमें अपनी शक्ति पहचाननी है और स्वयं आगे बढ़ना है। इसके साथ मैं ये चाहूंगी कि हमें आगे बढ़ना है, तो आप लोग इसी पर जो है विचार विमर्श करें तो ज्यादा अच्छा है। अनिल जी, आपकी जो लिस्ट आई है, हालांकि आपके जो पार्टी की कार्यकारिणी में उसमें 2 ही महिलाएं हैं, लेकिन आपकी जो ये उम्मीदवारों की सूची आई है उससे देख करके कुछ संतोष किया जा सकता है। मोनिका यादव का नाम है अहमदाबाद की एक सीट से, और एक जो आपकी घोषित सीट है उससे श्यामा देवी चुनाव लड़ रही हैं, पुरानी नेता है। रश्मि यादव लड़ रही हैं चुनाव, किरण यादव और उपासना यादव चुनाव लड़ रही हैं। ये चुनाव आपकी जो अभी तक की घोषित सीटें हैं, तो कुछ संतोष किया जा सकता है आपकी उम्मीदवारों की सूची को लेकर के। लेकिन हम कुल उसी परिवेश में जा रहे हैं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां आपके पास दायित्व है, वहां क्या हो रहा है आसपास? नौकर नौकरानियों का खेल हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो आरक्षण, महिला आरक्षण के नाम पर लोग घेराघारी कर रहे हैं, लोग कब्जा करना चाहते हैं, मुट्ठी में रखना चाहते हैं, इसको लेकर के कैसे स्थिति सुधरेगी? इस पर अभी महिलाओं ने भी विचार रखे, मीनू जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। क्या स्थिति बन रही है अभी तक, जो स्थिति प्रचार के अंतिम चरण तक? शेखर भाई, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो दलित आरक्षण हो और या महिला आरक्षण हो, इसका तो एक मजाक है और महिलाएं तो करती हैं, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रही है, कोई भी कारण रहा हो। आप ये समझ लीजिए, जितनी महिलाएं लड़ रही हैं उसमें से 75% महिलाएं ऐसी हैं जो चुनाव क्षेत्र में नहीं पा रही हैं। वो लोग ही उनके पुरुष हैं, कोई फोटो लगा रहे, फोटो में तो आप तस्वीर देख लेंगे उनकी, लेकिन धरातल पर कहीं महिला को आपको प्रचार करते हुए देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो दलित हो या सिर्फ महिला हो, दलित या महिला हो, दोनों का शोषण हो रहा है। इससे पहले भी आपने प्रकार की, तो जैसे नौकर नौकरानियों की बात कर रहे हो, ये लोगों ने अपना एक मिशन बना लिया है और इसके निपटने का एक ही रास्ता है। तो ये सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं एक बीजेपी की सरकार की या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, एक काम करते कि जो मीटिंगें होती हैं उसमें पुरुष नहीं बैठेंगे। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जो प्रत्याशी हुए चाहे महिला पुरुष, अभी उन्हें मीटिंग बुलाई गई, तो उनके या तो पति चले गए या उनके लड़के चले गए। अरे वहां पर कहना चाहिए वही आएगा। जब ऐसा होने लगेगा, या जैसे जिला पंचायत की कुर्सी होती है, वहां ये कहा जाएगा कि नहीं साहब, इसका प्रतिनिधि कोई नहीं है। तो ये जो सिग्नेचर करके जो है पैसा निकालने की ये सब प्रक्रिया चलती है, हर मीटिंग में उनके पति या उनके मालिक या खिलाड़ी राजनीति के वो लोग जाते हैं। इन्हें सरकार द्वारा रोकना पड़ेगा, तब महिलाएं आगे आ पाएंगी, क्योंकि पुरुष का दबाव होता है उनके ऊपर। और वो आप बैंकों के सिग्नेचर भी वही लोग करते हैं। अरे हम कहते चलो बाहर नहीं निकल पा रही, कम से कम घर में बैठकर 5 महिलाएं जाएं, उनका तो प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, उनसे तो बात कर सकती हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। ये हमारे संविधान में महिला आरक्षण हो या दलित आरक्षण हो, दोनों का राजनीति में मजाक है। और उनका ये जो महाखिलाड़ी लोग हैं या दबंग जिसने कहिए या ताकतवर लोग हैं, वो अपने गुलाम खड़े करते हैं, गुलाम को जिताते हैं और उन्हें केवल खाने को रोटी देते हैं, मलाई स्वयं खाते हैं। शेखर भाई, मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि पितौरा में एक दिन आ जाइए, जहां मैं रहता हूँ, वहां भी यही खेल चल रहा है। 10 साल से प्रधान है,
और उसने एक जो है नौकरानी को खड़ा कर लिया है। अब वो अपनी उस ताकत के बल पर जो है उसको जिताने का काम कर रहा है। तो इनका विरोध जब तक धरातल पर नहीं होगा, मैं तो जो आज 3 महिलाएं प्रस्तुत कर रही हैं, अभी मेरा पहला परिचय इनसे है, मैं तो इनसे कहूंगा कि आप लोग डिबेट में आइए, अपनी आवाज को उठाइए और महिलाओं को प्रेरित करिएगा। और जो ये मौजूदा सरकार है, ये मिशन शक्ति, मातृ शक्ति, बालिका शक्ति, इसके नाम पर तमाम कार्यक्रम करती है, लेकिन रिजल्ट 0 आ रहा है, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो शेखर भाई, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि बार बार आप इस आरक्षण को जो है कर रहे हैं, और लोगों को जरूर तकलीफ हो रही होगी आपके इस मिशन को लगातार चलाने से, और इसका जनता में प्रभाव भी पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ चलाते रहिएगा, और मैं तो आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप पिथौरा में कल आइएगा और मैं आपकी एक अच्छी डिबेट कराता हूँ। स्वागत है भाई साहब, बहुत अच्छी चर्चा बात कर कही रहे थे आपने। जिले की पहली महिला का जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, लेकिन वो चर्चा कहीं कहीं कोई भी कर लीजिए कर, जो बलपुर की 2 नंबर सीट से आपके सांसद जी के ड्राइवर की पत्नी भी वहां से जिला पंचायत सदस्य रही हैं, कभी नहीं गई बैठक में। और मनसा तो उन्हें अध्यक्ष बनाने की थी, वो कर नहीं पाई, परिस्थितियों पर, राजनीतिक परिस्थितियों पर, वो अलग चीज थी। तो जो चीजें हैं, अभी अनुपमा जी को हमने लिस्ट बता रहे थे, आपकी जो लिस्ट है वो भी हम सुना सकते हैं, उसमें भी कई गृहणियां हैं जहाँ ढूंढ ढूंढ करके महिलाएं लाई गई हैं। एक जरूर हमारी बात हुई थी अंजू राजपूत से। अंजू राजपूत जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, 1 नंबर सीट है राजेपुर की। और अंजू राजपूत की गुणवत्ता ये भी है कि वो 2 बार प्रधान रह चुके हैं। उसके बाद में भी हमने उनसे जब पहला सवाल ये किया कि आप कैसे प्रचार कर रही हैं अभी तक, तो उन्होंने अपने पति की ओर देखा, मुस्कुराई, पूछा इशारों में कि क्या बताएं, और उस आदान जो निगाहें मिली, उससे केवल यही लगा कि वो अंजू राजपूत महिलाओं के बीच भी प्रचार करने नहीं जा रही। प्रचार का सारा दायित्व तो रमेश राजपूत ने ही उठा रखा है। उसके बाद में हमने सामान्य उनसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम पूछा, वो भी वो नहीं बता पाई। तो जो स्थिति है वो स्थितियां हैं हर जगह, और हमें जब हतोत्साहित करना है तो हर जगह ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना होगा जो सही मायने में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं। तो अंजू राजपूत तो जो है गृहिणी है, घर में रोटी बेचारी बनाती, चाय पिलाती है, मैं उसके घर भी गया हूँ। उसे क्या पता होगा? तो पता होना चाहिए ना, जब प्रधानी लड़ रही है तो पता होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि एक बजट क्या है, और सड़क कहाँ बन गई, और कितना पैसा मेरे दस्तखत से निकल गया, कुछ नहीं पता उन्हें। यही विडम्बना भाई, इसलिए तो आज डिबेट रखी गई है। मुझे मौका दीजिए। मैं कुछ अपने शब्द रखना चाहूंगा। बिल्कुल। समाजवादी प्रवक्ता के मुख से जो है वो अनायासी, जैसे ही आपने अंजू राजपूत का नाम लिया तो उनकी बाँछें खिल गई, क्योंकि मैं सबको कहता हूँ विकास जी, मैं बैठकर जो हूँ पहले कहता हूँ पार्टी मान नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी, सारे दल है और सबकी मानसिकता एक है। अरे सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए, मेरे भी विचार जान लें तो बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा विषय मैं आपसे पहले भी रख चुका हूँ, फिर मैं रख रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी हमारे आपकी सबकी है, उस मतदाता की है। मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर मुझे हम सबको मिलके कोई काम करना है तो वो जागरूकता है और देश को आगे बढ़ाना है। निश्चित तौर पर परिस्थितियां बदली हैं। अगर हम लोग 70 और 80 के दशक में चले जाएं तो नारियों के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं थी राजनीति में, लेकिन आज आप राजनीति को कवर करते आपको एक लंबा अरसा बीत गया है। शेखर भाई साहब, आपने भी देखा होगा कि पहले के मुकाबले राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब इसकी जिम्मेदारी, अगर इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, हमारी आप सबकी है। अगर हम आप मिल बांट के ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो निश्चित रूप से अंजू राजपूत हो और चाहे ज्ञानमती कठेरिया हो, ऐसे लोग जो हैं वो राजनीति में अभी होते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कतई स्वीकार करने के मुझे गुरेज है कि वो कोई भी हो सकता है, वो ज्ञानमती कठेरिया भी हो सकती हैं और वो अंजू राजपूत भी हो सकती हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और हर व्यक्ति सत्ता के लिए इनका उपयोग करेगा। जब तक कि ये महिलाएं सक्षम नहीं होंगी, स्वच्छंद नहीं होंगी और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे स्वयं नहीं आएंगी। आज देखिए कितनी विडंबना है इस फर्रुखाबाद की, हमारे साथ चाहे आप कवित्री के रूप में हमारी प्रीति भाभी हो,
कितना मतलब आप ये है महादेवी वर्मा की कर्मस्थली है, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। ये फर्रुखाबाद जितना चीजों से जाना जाता है उतना ही फर्रुखाबाद का गौरव है महादेवी वर्मा जी। वो भी स्वयं में एक महिला थी और उन्हें गर्व है कि फर्रुखाबाद की अगर बात आती है तो महादेवी वर्मा के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये हमारे सबके लिए गर्व का विषय है, लेकिन वहीं हमारे लिए एक शर्म का विषय भी आता है कि हमें जब आरक्षण की बात आती है तो नौकर नौकरानियां लड़ा दी जाती हैं कि साहब कैसे भी सीट ना निकल जाए, कहीं चीजें ना बदल जाए। मुझे याद बन पड़ता है, अभी कुछ दिन पहले हम सबने एक डिबेट की थी कि हमारे समाज हमारे प्रत्याशी हैं शमशाबाद से, उन्होंने चैलेंज दिया था कि आप नौकर नौकरानियों को छोड़िए और अपने उनके पुत्र से कहा था कि आप विवाह करिए, आप विवाह करके उनको लड़ाइए। नौकर नौकरानियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको और हमें मिलकर इस जिम्मेदारी को उठाना है, मिलकर इस जिम्मेदारी पर कुठाराघात करना है, इन चीजों पर कुठाराघात करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर समाज बढ़ेगा, और समाज की ये जिम्मेदारी ना प्रीति भाभी की है, ना मीनू दीदी की है, ना ही अनुपमा शर्मा जी की है। सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो पुरुष प्रधान समाज बोला जाता है, उस पुरुष प्रधान समाज में ये जिम्मेदारी भी सबसे पहले हम पुरुषों की है कि नारियों को आगे बढ़ाएं और उन्हें उनका उचित अधिकार मिले। नहीं तो शुरुआत कहाँ से होगी विकास? शुरुआत के लिए कोई तारीख, कोई समय, किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा ना। अभी तो आपने 1 महीना 20 दिन 25 दिन पहले जो सूची जारी की उसका हाल यह है, उसका हाल भी कोई अलग नहीं है जो आपने सूची जारी की। तो किसी ना किसी को तो आगे कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा ना, और कोई तारीख भी उसकी तय करनी पड़ेगी। अच्छा भाषण देके इस चीज से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। हम सबको, हमने पहले ही बोला आपको कि ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। ये जिम्मेदारी किसी दल से बांध देने मात्र से इसका काम नहीं चलने वाला है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि आज के इस दौर में टैक्सी से लेके हवाई जहाज तक महिलाएं चलाती हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन राजनीति में किस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल होता है और वो पिछड़ती चली जा रही है, ये हमारे सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। समाज का पूर्ण उत्थान, राजनीति का बताइए मीनू जी, बहुत अच्छा भाषण आपने, जैसा कि अभी विकास ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का आपने बहुत अच्छा भाषण सुना। कहीं शुरुआत हो रही भाजपा के स्तर से, जिस चीज के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं वो शुरुआत कहीं हो रही भाजपा के स्तर से, वो बताइए। नहीं, देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, विकास जी ने बहुत अच्छा बोला, और जब अच्छा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें अपनी इस जो आरक्षण की महिलाओं की बात है उसमें हमें ये तो देखना चाहिए ना ग्राउंड पे, कि जिस महिला को हम सीट दे रहे हैं, जिस महिला को हम अपना कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, वो उस पद के लिए योग्य है या नहीं है। अगर वो सक्षम है तब ही देना चाहिए, अदरवाइज इस आरक्षण को मैं खारिज करती हूँ। आप बताइए, आप केवल एक रबर स्टैंप बना करके कि ठीक है ये लो महिला सीट है तो लो, ये हमने कैंडिडेट दे दिया, ये चीज ठीक नहीं है। क्योंकि राजनीति नहीं कीजिए, राष्ट्र नीति कीजिए। फर्रुखाबाद का या देश का विकास चाहिए तो वास्तविक तौर पर महिलाओं को 50% आरक्षण दे। जिस दिन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी महिलाओं ने हमेशा लोहा मनवाया है अपनी योग्यता का, और निश्चित तौर पे मनवाएंगी। हाँ, बस फर्क ये है कि वो सही व्यक्ति होना चाहिए, वो सही महिला होना चाहिए जिसको हम अपने कैंडिडेट दें। प्रीति जी जी अनुपमा जी कहाँ चली गई? अनुपमा जी, मेरा क्या माइक वो नहीं आ रहा है क्या वीडियो? देखिए, आ गया। हाँ प्रीति एक चीज और कहना चाहूंगी, बार बार महिलाओं के अंदर स्वचेतना की बात कर रही हूँ। महिलाओं को स्वयं जागना पड़ेगा। अधिकार कभी मिलते नहीं, अधिकार छीने जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, तो हमें अब समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति को पहचाने, और अपनी शक्ति को पहचान कर ठीक महारानी लक्ष्मीबाई की तरह आगे बढ़ें। देखें, सत्य पर कौन प्रहार करेगा? आप बताइए। शक्ति, जिसका जो सत्य है उस पर कोई प्रहार नहीं कर सकता, प्रहार करने वाला खुद आहत हो जाएगा। ये मैं महिलाओं को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी कि वो अपनी शक्ति को स्वयं पहचाने और
आगे का मार्ग स्वयं अपना प्रशस्त करें। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कोई महिला शुरू में नहीं थी, लेकिन देखिए बाद में महिलाओं ने ही उनका साथ दिया, उन्होंने पूरी एक महिला सेना बनाई। तो फिर इसी तरह से फिर से जागृत होना होगा, महिलाओं को फिर से जागृत होकर के राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति वाली भावना के साथ जिस दिन महिलाएं देखिए परिवार को कैसे संभालती हैं, कितना त्याग करती हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो महिलाएं अपनी प्राण भी दे देती हैं अपने परिवार की इज्जत के लिए। यही चीज अपने प्रदेश, अपने जिले के लिए लोगों के अंदर आनी चाहिए। रीति जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही कि आरक्षण आवश्यक नहीं है, आरक्षण आवश्यक नहीं है। महिलाओं को सिर्फ प्रयोग नहीं करना चाहते और उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, जैसा कि महिलाओं को देवी माना गया है। महिलाओं जैसे देवी माना गया तो उन्हें भी मौका देना चाहिए। हमें योग्यता के आधार पर दीजिए आप, हम भी अबला नहीं है, सबला है, हम भी कर सकते हैं। आप हमको देखिए, आगे चल के आपको महिलाओं में, राजनीति में महिलाओं को लाना है तो उनको सम्मान देना है तो शिक्षा और योग्यता के आधार पर दीजिए, हम भी एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ प्रीति जी, मैं यहाँ पर कहूंगी, हम मोहताज हैं क्या? हम महिलाएं मोहताज हैं क्या दूसरों से अपना? नहीं, हम मोहताज नहीं। मैं ये कह रही हूँ, मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ। योग्यता के आधार पर हमको दीजिए आप। हम कुछ जानते नहीं हमारा सीएम कौन है, हम जानते नहीं हमारा पीएम कौन है, तो हम कैसे किसी की राजनीति चला सकते हैं? देश की बागडोर अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं? और देने वाला जो हमारा कानून है, जो शासन है, उसको पता नहीं है हाथ ये बागडोर किसके हाथों में दे रहे हैं। एक सही व्यक्ति के हाथों में बागडोर जानी चाहिए ना। मेरे को कहने का मतलब ये है। एक सवाल निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया महिलाओं के लिए, क्या नहीं। मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे यहाँ चाहे सुषमा स्वराज जी हो और चाहे अभी केंद्रीय कैबिनेट में दूसरे नंबर की मंत्री निर्मला सीतारमण हो, और चाहे हमारे जिले में अगर आ जाइए तो चाहे डॉक्टर रजनी तरियन हो, चाहे आपके मिथिलेश अग्रवाल हो, चाहे क्या नाम है इनका सुमन राठौर हो, चाहे मीरा सिंह हो, चाहे चित्रा अग्निहोत्री हो, चाहे बबीता पाटिल हो, एक लंबी लिस्ट है। आप राजनीति करते हैं और इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, और लगभग सारी महिलाएं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और सक्षम महिलाएं हैं। निश्चित राजनीति में हम सब ये चाहते हैं कि महिलाओं को उनका उचित स्थान मिले, और इस स्थान के लिए महिलाओं के साथ साथ हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है। हम कहीं इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहते, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, मैं बोलूं? हाँ, लिस्ट बहुत अच्छी है विकास, लेकिन जहां तक भाजपा की नीति आती है तो जैसा कि ये बात सच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब कराओ, और सबसे ज्यादा जुल्म बेटियों पे इसी सरकार में हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि महादेवी वर्मा की, विकास मेरे को सुन लो, जब तुम बोल रहे थे मैंने नहीं बोला है। कितनी महिलाएं हैं आपके यहाँ जिले में? विकास मैंने तुम्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे सुन लो। और तुमने बात की थी महादेवी वर्मा की, ये बात सच है कि महादेवी वर्मा आज फर्रुखाबाद का गौरव है, लेकिन फर्रुखाबाद में ही पैदा हुई और फर्रुखाबाद में ही ब्याही गई महादेवी को आज बहुत शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि महिला होने की त्रासदी अपने बचपन में उन्होंने भी झेली और फिर वो मजबूत हुई। ठीक है, तो ये रहा। और बाकी अगर मैं देखूं तो जो सुधार की बात है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कि अनिल गंगवार जी ने बात कही थी कि प्रशासन के स्तर पर यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर जिला पंचायत सोनी या तुम्हारी रजनी देवी या किसी भी XYZ नेम्ड महिला ने जीती है तो मीटिंग में भी उसे ही आना होगा, उसके स्थान पे उसका उसका भाई, पिता, चाचा, पति नहीं आएगा। और जो आरक्षण के लिए बात कही थी प्रीति ने, तो आरक्षण प्रीति इसलिए आवश्यक है, और आम जनता से भी मैं कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि आरक्षण इसलिए आवश्यक है कि जो बात मीनू दीदी ने कही कि अधिकार मिलते नहीं हैं, अधिकार छीने जाते हैं, और महिलाओं को अधिकार देने के लिए पुरुष प्रधान समाज है। जब मैंने फर्रुखाबाद कचहरी ज्वाइन की थी तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक ब्राह्मण की बेटी होने के बावजूद कचहरी भर के ब्राह्मण मेरे पीछे पड़ गए थे, और मैं ही जानती हूं कि अगर मैं
डॉक्टर भानुदत्त शर्मा की बेटी नहीं होती तो इन लोगों ने मुझे कचहरी से उखाड़ फेंका होता। और बाकी अनिल भाई को लगा था कि मेरा वक्तव्य जो है वो भाषण जैसा लगा था, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी अनिल भाई कि वो मेरा वक्तव्य लगा होगा भाषण जैसा, लेकिन वो भाषण नहीं है, वो मेरा व्यक्तित्व है। आप भी जानते हो और आप फील्ड में मुझे कई बार देखते हो, और मेरे विचार इतने ही स्वतंत्र हैं और इतनी ही मजबूती है। बहुत समय है अनिल जी, समापन की ओर बढ़ रहे हैं, एक चीज और हो सकती है जी, थोड़ी सी बात है अनिल भाई, बस 2 लाइनें और हैं, वो सुन लीजिए आप। कि पुरुष मानसिकता से हम महिलाओं को स्वयं ऊपर आना होगा और हमें खुद ही अपने स्तर पे स्पष्ट करना होगा। और रही बात मेरी पार्टी में कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मानजनक अलग स्थान है और उन्हें हमेशा सम्मान मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी। जी, देखिए, समापन की ओर बढ़ रहे हैं, एक चीज और भी हो सकती है यहाँ से, एक संदेश निकल कर जाना चाहिए। जो महिलाएं निर्वाचित होकर के जाए, विकास, तो महिलाएं निर्वाचित होकर के जाए आए, उन्हें भाषण का प्रशिक्षण होना चाहिए, उन्हें और सामान्य का, उन्हें पार्टी के ज्ञान का प्रशिक्षण होना चाहिए। जो 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 चीजें कमी रही हैं, अभी हम लोगों ने बाइट की है नामांकन के बाद में, तो जो शर्मनाक स्थिति निकल करके आई है, वो आपकी पार्टी का झंडा नहीं जानती है जिस पार्टी पे चुनाव लड़ रही हैं, वो उस पार्टी के अध्यक्ष का नाम नहीं जानती जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही है। तो ये एक अनिल जी, एक सुझाव हो सकता है कि जो महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, उनका प्रशिक्षण अलग अलग पार्टियों में हो और वहाँ भाषण देना सिखाया जाए, बैठक में पहुंचना सिखाया जाए, प्रस्ताव बनाना सिखाया जाए, प्रस्ताव पर बोलना सिखाया जाए, तमाम सी चीजें जो है उनके दायित्व से जुड़ी हुई वो सिखाई जाए, तो हो सकता है कि कुछ स्थिति सुधरे। क्या इस संबंध में क्या आप इस चीज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं क्या? जी शेखर भाई, देखिए जो अभी बहन जी हमारी बोल रही, शायद वो वकील हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगी और ये राजनीति में खोटे सिक्के चलते रहेंगे, ये आपको हमेशा दबाते रहेंगे। राजनीति में खोटे सिक्कों को बाहर करना पड़ेगा, अच्छे सिक्कों को चलन में लाना पड़ेगा। और जहां तक ये की बात है, जो ये बोर्ड की बैठक होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो चाहे जिला पंचायत की हो, यहाँ पर उनके अंदर इनके परिवार के सदस्यों को ना जाने दिया जाए, महिलाएं अपने आप भाषण देना शुरू कर देंगी। शेखर भाई, मैंने तो एक बोर्ड की बैठक में उनके पतियों को एक अधिकारी द्वारा निकालते हुए देखा कि नहीं कोई, उन्होंने कहा हम प्रतिनिधि, उन्होंने परिचय दिया कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, उसने कहा कोई प्रतिनिधि का प्रधान नहीं है, केवल विधायक का प्रतिनिधि तो बैठ सकता है और जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि कोई होता ही नहीं, उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी वो लोग बाहर बैठे रहे, तो जब तक इनकी महिलाओं को अंदर बैठाकर इन्हें बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा बोलेंगी। लेकिन छोटे सिक्के जो पैसा कमाने के लिए मुख्य वजह है, पैसा कमाना, और ये पैसा कमाने जब तक भ्रष्टाचार बना रहेगा तब तक महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। और जो ये सक्षम महिलाएं हैं, मैं इनसे ये डिबेट में आज बैठी हुई हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं आज की नारी की, आप सक्षम हैं, आप युक्त हैं, आप बाहर निकलिए और ये जो खोटे सिक्के चल रहे हैं इनको आप लोग ही बाहर कर सकते हैं। शेखर भाई, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जो अभी आपने बोला कि महिलाओं को बोलने का मौका, तो शेखर भाई जिला पंचायत में तो आप लोगों ने कई पुरुषों का भी इंटरव्यू लिया है जो कि अपनी पार्टी के बारे में नहीं जानते थे, तो महिलाओं पे आक्षेप नहीं किसी प्रकार का कोई स्वतः बोलेंगी और पुरुषों से अच्छा बोलेंगी, इस बात का दावा है। जहाँ जी एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। हेलो, मैं कहना चाहूंगी, देखिए ये जो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कि महिलाओं को बोलने का, भाषण का एक प्रशिक्षण ना, एक बात ध्यान रखिए, जब हमारी भावनाएं अपनों के लिए जुड़ी होती हैं, अपनों के हित के लिए जुड़ी होती है, मैं फिर कहूंगी राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करिए, तो निश्चित तौर पे अंदर की भावनाएं जब उबलती है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, धारा प्रवाह आप बोलेंगे। जैसे आज मैं बोलती हूँ, सक्रिय राजनीति में आए हुए मुझे मात्र अभी 2 साल हुआ है, लेकिन मैं कभी भी राजनीति से बाहर नहीं रही।
भले ही मेरे ऊपर पूरी गृहस्थी का बोझ था, मैंने 2 बेटियां इंजीनियर बनाई और सेटल की, बहुत बड़े युद्ध मैंने अपने जीवन में लड़े हैं गृहस्थी वाले, लेकिन आज सबसे फ्री होकर एक ही कर्म को अपना बनाकर आई हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगी, कोई मैं ऐसी महिला नहीं होगी जो अपनी 5 स्टार लाइफ को छोड़कर अपने युद्ध क्षेत्र में अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने आए। मैं वो महिला हूं, मैं तपस्या कर रही हूं और निश्चित तौर पे अपने फर्रुखाबाद की महिलाओं को और फर्रुखाबाद की जनता को उसके संवैधानिक अधिकारों की पूरी जानकारी मैं देती हूं और देती रहूंगी और उसको जगाती रहूंगी। 21वीं सदी की नारी क्या अब भी बेचारी नहीं, 21वीं सदी की नारी अब नहीं बेचारी। मैंने मेरठ जैसे महिला कभी, 1 मिनट में बोलना चाहूंगी, महिला कभी बेचारी नहीं रही और महिलाओं को भाषण देने का हो गया। उद्बोधन के साथ आज की चर्चा को, आज की डिबेट को हम समाप्त कर रहे हैं। आज की इस डिबेट में भाग लेने के लिए अनुपमा जी का, विकास जी का, अनिल जी का, मीनू जी का और प्रीति तिवारी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कोविड चल रहा है, इससे सावधान रहिए, जो इसके एहतियात है, प्रोटोकॉल है, उसका पूरी तरह से पालन करिए। यही निवेदन आप सबसे, यही अपील है। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहेंगे। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।